हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चुनाव आयोग से संबंधित जो निर्वाचन प्रक्रिया थी, जो किस प्रकार से वो चुनाव करवाता है, किस किस का चुनाव कर। तो हम लोग बात कर रहे थे भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि जो चुनाव आयोग का उल्लेख है वो संविधान के किस भाग में है। तो पहला आपका आंसर यही होगा कि भाग 15। और अनुच्छेद कभी कभी मिलाने के लिए आते हैं मैच द वर्ड में, तो आपको ये बताना है कि भाग 15 अनुच्छेद 324 से लेकर 329 कहाँ तक। तो ये तो चुनाव आयोग से संबंधित जो उसका भाग था वो हमने आपको बताया। और हमने बताया कि चुनाव आयोग ये बताया था कि 26 नवंबर 1949 को जो 16 महत्वपूर्ण अनुच्छेद लागू हुए थे उनमें से एक अनुच्छेद जो था वो निर्वाचन आयोग से संबंधित 324 भी लागू हुआ था। फिर आगे हमने आपको बताया था कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का गठन हुआ था, इसीलिए 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, मतदान दिवस मनाते हैं। तो चुनाव आयोग ने ध्यान में रखा कि ये 1950 में स्थापना हो रही है 25 जनवरी, तो 25 जनवरी को तो मतदान दिवस के रूप में घोषित कर दिया। लेकिन 1950 को उसने टोल फ्री नंबर घोषित कर दिया कि अगर किसी को चुनाव से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो 1950 पर टोल फ्री नंबर लगाए और उसकी जानकारी प्राप्त करें। तो ये महत्वपूर्ण हमने बताया था। हमने आपको बताया था कि भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन कौन थे। हमने आपको बताया था सुकुमार सेन जी थे और के सुंदरम जी थे। ये दो लोग ऐसे व्यक्ति थे जिनका सर्वाधिक लंबा कार्यकाल अभी तक रहा है। कितने वर्ष तक? 9 वर्षों तक रहा। और हमने बताया था एकमात्र महिला बनी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम VS रमा देवी जी थी। मात्र 16 दिन उनका कार्यकाल था। मात्र कितने? 16 दिन इनका कार्यकाल था। और हमने आपको ये भी बताया था कि निर्वाचन आयुक्तों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति क्या करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। ये हमने आपको बताया था। अनुच्छेद हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 327 में हमने बताया था। अनुच्छेद 327 में हमने क्या बताया था? हमने आपको बताया था कि परिसीमन जो होता है कि के आधार पर अनुच्छेद 327 में ये कहा गया था कि परिसीमन अभी तक 4 बार गठन किया जा चुका है। ठीक है, कितनी बार? 4 बार 4 परिसीमन आयोग गठित किए जा चुके हैं अनुच्छेद 327 के आधार पर। 1952, 1963, 1973 और 2002। तो हमने आपको बताया था अभी तक इन्हीं की अगर बात करें निर्वाचन परिसीमन कितने गठित हुए? 4। ठीक, 1953, 63, 73 और आपका 2002। तो इस समय वर्तमान में 2002 की क्या है वो प्रक्रिया लागू है। तो इसमें 2002 के जो आधार पर अगर देखा जाए निर्वाचन आयोग आपसे अगर पूछा जाए कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन है तो आप बताएंगे कुलदीप सिंह जी हैं। कुलदीप सिंह जी जो हैं उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, उनको चौथे परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो ये हमने आपको बताया था। और हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से सीटों का आवंटन, जो सीटों का आवंटन होगा वो उसका आधार वर्ष 1971 होगा। अगर विधानसभा जो होते हैं निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण कौन करता है तो 2002 के आधार पर होगा। ठीक, सीटों का आवंटन 1971 और निर्वाचन क्षेत्रों का आधार कब? 2001 या 2। ठीक, ये हमने आपको बताया था। और हमने आपको कुछ महत्वपूर्ण बताए थे। हमने आपको ये बताया था कि आदर्श आचार संहिता क्या होती है। और आदर्श आचार संहिता के बारे में बताया था। चुनाव के कार्य के हमने बताया था चुनाव करवाना नंबर 1। चुनाव किसके करवाएगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति करवाएगा। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके अब इलेक्शन करवाता कौन है? चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, लेकिन जो पंचायती स्तर के होते हैं, नगर पालिका पंचायत क्षेत्र के चुनाव होते हैं, उसमें इसका इंटरफेयर नहीं होता है। वहाँ वो चुनाव जो है वहाँ के राज्य स्तर के जो राज्य निर्वाचन आयोग होते हैं वो करवाते हैं। ये हमने आपको बताया था। और हमने आपको बताया था और इसका काम क्या होता है। हमने बताया था चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी लगती है, अगर चुनाव में किसी प्रकार की गड़बड़ी लगती है तो ये चुनाव को री इलेक्शन करवाएगा, मतलब उसको निरस्त करके पुनः इलेक्शन करवाएगा। ये बताया था। मतदाता सूची तैयार करवाना। और हमने आपको बताया था कि चुनाव परिणाम घोषित करना और चुनाव परिणाम घोषित करना, ये महत्वपूर्ण उसके कार्य थे, चुनाव आयोग के कार्य थे। ठीक, चुनाव निर्वाचन आयोग के कार्य थे। फिर हमने आपको बताई थी आदर्श आचार संहिता। आदर्श आचार संहिता क्या होती है? अनुच्छेद 1971 में पहली बार किसका गठन हुआ? आदर्श आचार संहिता का गठन हुआ। आदर्श आचार संहिता का गठन किस लिए होता है? चुनाव को भय रहित
और आपको आदर्श आचार संहिता में क्या होता है कि चुनाव को निष्पक्ष भय रहित, आदर्श आचार संहिता जब लागू हो जाती है तो उसका उद्देश्य है कि चुनाव को भय रहित, निष्पक्ष और क्या करना, भय रहित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी, भय रहित, निष्पक्ष तथा पारदर्शी बनाने हेतु जो नियम बनाए जाते हैं, नियमों के समूह को आदर्श आचार संहिता कहते हैं। यह चुनाव के समय, इसकी समय सीमा है 30 दिन से लेकर 90 दिन तक। कितने? 1 माह से लेकर 3 माह तक, मतलब 30 से 90 दिन तक इसकी आदर्श आचार संहिता की समय सीमा होती है। ठीक है। जब इसमें आदर्श आचार संहिता लग जाती है तो चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है। ठीक है। और अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो इलीगल काम कर रहा है, उसके मना करने के बाद पोस्टर लगा रहा है या और कोई काम कर रहा है, तो उसको ये क्या कर सकती है, उसको बैन लगा सकती है, उसकी जो विधानसभा जो टिकट है उसको निरस्त कर सकती है। आदर्श आचार संहिता में पूरा पावर किसके पास होता है? चुनाव आयोग के पास होता है। आदर्श, फिर हमने आपको बताया था आदर्श आचार संहिता हो गई। इसके बाद हमने आपको बताया था कि एक ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे, ऐसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, जैसे एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त ऐसे थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज घोषित किया गया था, नियुक्त किया था, उनको डॉक्टर नगेंद्र सिंह जी थे। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि चुनाव आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि राजनीतिक दलों को मान्यता देना। किस आधार पर, क्या उनके मानक होते हैं जिसके जिन मानकों को पूरा करने पर राष्ट्रीय दल का स्तर का दर्जा मिलता है पार्टियों का, या राज्य दल का दर्जा घोषित किया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है वो राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना या मान्यता देना क्या चुनाव आयोग द्वारा। ठीक, देखते हैं। तो हमने आपको बताया था कि मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में राजनीतिक दल शब्द का उल्लेख नहीं था, लेकिन 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, इसमें राजनीतिक दल शब्द जोड़ा गया। ठीक, ये हमने आपको बताया था। फिर हमने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 2698 दल मान्यता प्राप्त है। पूरे भारत में कितने? 2698 दल हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है। लेकिन विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों को 3 भागों में बांटा गया है। विचारधारा के आधार पर राजनीतिक दलों को 3 भागों में, टोटल दल तो इतने 2698, लेकिन इसमें भी चुनाव आयोग ने विचारधारा के कौन किस प्रकार की विचारधारा रखता है तो तीन स्तर पर उनको बांटा गया। जैसे दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्य मार्गी। तो दक्षिणपंथी में आपकी आती है जो राष्ट्रवाद में विश्वास करता है। ऐसी पार्टी जो राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है वो दक्षिणपंथी होती है। उसे क्या कहता है? उसे इस समय कौन है? भाजपा। कौन है? भाजपा को दक्षिणपंथी पार्टी में शामिल किया गया है। तो ये राष्ट्रवाद में विश्वास रखती है। इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। फिर बात करते हैं वामपंथी। वामपंथी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर विश्वास करती है। उसमें भाकपा आती है और माकपा आती है। कौन कौन आता है? भाकपा आती है और माकपा आती है। भाकपा की स्थापना 1925 में और माकपा की स्थापना 1964 में आती है। ठीक है। और देखिए जो तीसरी है मध्य मार्गी। मध्य मार्गी जो होती है उदारवादी और मिश्रित विश्वास रखती है, अर्थव्यवस्था पर विश्वास करती है, राष्ट्र के हित के लिए विश्वास रखती है, उदारवादी मिश्रितवादी। उसमें कांग्रेस आती है। कौन? कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो वर्तमान में देखा होगा आपने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। विधानसभा चुनाव कहाँ कहाँ संपन्न हुए उन पर ध्यान रखिएगा करंट के तौर पर। और वहां पे कौन कौन मुख्यमंत्री नियुक्त होगा, वहां के कौन कौन राज्यपाल हैं, अब किसने कम या अधिक मतों से सीट हासिल की। ये महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं आने वाली निकट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपसे देखा है कौन कौन राज्यों में विधानसभा इलेक्शन हुए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। इसमें 3 राज्यों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला और एक मिजोरम में वहां पर ZNMP करके एक पार्टी है, उनको बहुमत मिला। और तेलंगाना में कांग्रेस को पहली बार बहुमत मिला, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 से क्या हुआ था, बना था, जब से यहाँ पर KCR जी मुख्यमंत्री लगातार 2 बार रहे थे, लेकिन अब की कांग्रेस ने वहां पर अपनी विजय हासिल की। तो इस प्रकार से जो मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं, जो इस समय घटनाएं हो रही हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। ठीक। फिर अब हमने आपका तो दक्षिणपंथी में राष्ट्रवाद में विश्वास भाजपा, वामपंथी भाकपा और माकपा अंतर्राष्ट्रीयवाद में, और मध्य मार्गी में उदारवादी मिश्रित एक कांग्रेस आती। ठीक। अब बात करते हैं
कि मान्यता के आधार पर राजनीतिक दलों को कितने प्रकार से बांटा गया है। मान्यता के आधार पर राजनीतिक दल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? राष्ट्रीय दल होते हैं और राज्य स्तर के दल होते हैं, ठीक, और क्षेत्रीय स्तर के दल। तो राष्ट्रीय दल कौन होते हैं? पहले राष्ट्रीय पार्टियां कितनी थी? राष्ट्रीय दल कितने थे? 8 थे। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, 3 पार्टियों का राष्ट्रीय स्तर का दर्जा समाप्त कर दिया गया। उनमें कौन कौन सी थी? सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी। तो सीपीआई, टीएमसी, एनसीपी। टीएमसी की स्थापना 1998 में, एनसीपी की स्थापना 1999। ये शरद पवार वाली है, ये ममता बनर्जी वाली है, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में वर्तमान में उनकी सरकार है, ठीक। तो हम पहले 8 थी, वर्तमान में 3 को खत्म कर दिया तो बची 5, लेकिन एक राष्ट्रीय स्तर का एक पार्टी को दर्जा दिया गया, झाड़ू आम आदमी पार्टी को। इसे तो वर्तमान में कितनी हो गई? 6 राष्ट्रीय स्तर की राष्ट्रीय दल हो गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राज्य स्तर पर। वर्तमान में 52 दल राज्य स्तर पर काम करते हैं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ठीक। राज्य स्तर पर वर्तमान में 52 दल राज्य स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जैसे अब राज्य दल बनने के लिए क्या योग्यताएं, क्या मानक होने चाहिए, वो अगर कोई मानक पूर्ण कर लेता है तो उसे राज्य दल का राज्य स्तर का दर्जा, राज्य दल का दर्जा दे दिया जाएगा। जैसे पहला है विधानसभा सीटों का 3% वोट मिले या 3 सीट प्राप्त हो। जैसे विधानसभा जो इलेक्शन हुए उनमें 3% वोट मिले या 3 सीटें कहीं प्राप्त हो तो उसे राज्य दल का दर्जा दे दिया जाएगा। या लोकसभा चुनाव या उस राज्य के लोकसभा चुनाव हो या उस राज्य में 6% मत हो, लोकसभा चुनाव या उस राज्य में 6% मत हो या 1 सीट प्राप्त हो लोकसभा की, ठीक, या 1 सीट प्राप्त हो लोकसभा की, ये हो गया। फिर क्या, विधानसभा चुनाव में 6% मत, विधानसभा चुनाव में 6% मत या 4 सीट विधानसभा में प्राप्त हो, ये विधानसभा की बात है। लोकसभा में 1 सीट होनी चाहिए या 6% मत प्राप्त होने चाहिए। अगला है, या लोकसभा का विधानसभा 8% मत प्राप्त होना चाहिए, लोकसभा या विधानसभा में। टोटल अगर दोनों को मिला लिया जाए, लोकसभा में चाहे 8% मत ले आओ या विधानसभा में 8% ले आओ, तो आपको राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा आपको दे दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जो बिंदु थे राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करने से संबंधित, उन पर हमने चर्चा की। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था वो किस पे हम बात करेंगे? संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका गठन कैसे हुआ, कब से इसका गठन होकर परीक्षाएं कराई जा रही हैं, इसमें इसका उल्लेख है गठन का, तो इन पर हम सबसे विस्तार पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम आज बात करेंगे भाग 14 के अंतर्गत आता है संघ एवं लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315, ये लिख लीजिए, अनुच्छेद 315, ठीक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का मतलब है पूरे देश में जो प्रतियोगी परीक्षाएं कराता है, प्रशासनिक अधिकारी जो बनाता है, उसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग आता है। और इसी प्रकार से उसी की तर्ज पर राज्य भी अपने यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं को कराकर प्रशासनिक अधिकारी प्रदान करता है, उसे राज्य लोक सेवा आयोग कहते हैं। तो इसका गठन कब हुआ, कब से इसकी उत्पत्ति हुई, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने इसकी चर्चा की, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सर्वप्रथम बात करेंगे आपके कि 1854 में, कब 1854 में क्या हुआ था, पहली बार इसकी स्थापना हुई थी। इसकी संघ लोक सेवा आयोग की पहली बार स्थापना हुई 1854 में, ठीक है। फिर 1854 में क्या हुआ कि कंपटीशन कराया गया, प्रतियोगी परीक्षा कराई गई 1855 में। 1854 में गठन हुआ, 1855 में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई गई। तो पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने यूपीएससी या मतलब संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास की थी। उनका नाम क्या था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये पहले भारतीय थे, 1864 में। भाई 1854 में गठन हुआ, 1855 में एग्जाम कराया गया, 1864 में पहले भारतीय बने कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जिन्होंने आईसीएस, उसमें आईसीएस इसका नाम था, इंडियन सिविल सर्विस में चयनित होने का सौभाग्य प्राप्त किया, ठीक है, इन्होंने सत्येंद्र नाथ टैगोर जी ने, ठीक। अब बात करते हैं 1919 में पहली बार क्या हुआ, संघ लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान हुआ। पहले आईसीएस चल रहा था और ये फिर उसमें 1919 में संघ लोक सेवा आयोग गठन करने का प्रावधान पर चर्चा हुई, ठीक है, कब? 1919 में। अब बात करते हैं कौन कौन से आयोग थे जिन्होंने जो लोक सेवाओं को
में सुधार है तो इन्होंने क्या किया था, आयोग का गठन किया था। जैसे एक एचिसन आयोग था, दूसरा इलिंगस्टन आयोग था, ठीक, तीसरा था आपका ली आयोग, ठीक, तीसरा कौन सा था, ली आयोग। तो इन आयोगों का गठन इसलिए किया गया था, जो लोक सेवाओं में सुधार हेतु जो सुधार होने थे उनके लिए इन आयोगों का गठन किया गया था, ठीक, लोक सेवाओं में सुधार हेतु इनका गठन किया गया था। अब आगे हम बात करते हैं, 1923 में ली आयोग का गठन हुआ, 1924 में इसका प्रतिवेदन हुआ, ठीक है। ली आयोग का गठन कब हुआ था, 1923 में ली आयोग का गठन, ली आयोग का गठन हुआ, ली आयोग का गठन हुआ, ठीक, 1923 में ली आयोग का गठन हुआ और इसने प्रतिवेदन अपना दिया 1924 में, प्रतिवेदन दिया 1924 में, 1924 में, ठीक, प्रतिवेदन इसने अपना कब प्रस्तुत किया, 1924 में प्रतिवेदन दिया, ठीक। अब ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को, अब इसी की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ, ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को, 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, ठीक। सिफारिश पर ली आयोग ने अपनी जो सिफारिश दी 1 अक्टूबर 1926 को, एक सिफारिश के आधार पर, ली आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, 26 को पहली बार केंद्रीय लोक सेवा, सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, सेवा आयोग की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन बने, ये अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अध्यक्ष का नाम लिखिए सर रोस बारकर, इसके पहले अध्यक्ष सर रोस बारकर, सर रोस बारकर, ये क्या हुए, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष बने जब 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था। तब इसके अध्यक्ष कौन बने थे, सर रोस बारकर, कौन बने थे, सर रोस बारकर। क्लियर हो रहा, सर रोस बारकर। अब इसके आगे बात चर्चा करते हैं। इसमें क्या था, 1935 के जो भारत शासन अधिनियम आया था, 1935 के जो शासन भारत अधिनियम आया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक, भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1935 का जो भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत था, अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग, केंद्रीय स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर, ठीक, केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग, राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक, जो केंद्रीय स्तर पे था, ठीक, केंद्रीय स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। कब, 1935 के भारत शासन अधिनियम में इसकी चर्चा की गई। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय स्तर पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन और राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, ठीक। 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1900, यहां पे लिखिए 1 अप्रैल 1937 को
ठीक। 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। संघीय आयोग की क्या हुई? स्थापना है। भाई अधिनियम कब आया? 1935 में। ठीक। और स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1937 को। किसकी? संघीय लोक सेवा आयोग की। ठीक। जो 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग था, ये ध्यान रखिएगा। वो कौन सा था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। और 1 अप्रैल 1937 को संघीय लोक सेवा आयोग। कौन सा? संघीय लोक सेवा आयोग। क्लियर? अगला देखिए, अनुच्छेद 378 लिखिए इसी में। अनुच्छेद 378। अनुच्छेद 378। अनुच्छेद 378 लिखिए। इसमें क्या था? भारतीय डोमिनियन के लोक सेवा के सभी सदस्य संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे। जो डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य थे, अच्छा, भारतीय डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य के लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य और राज्य वाले आयोग तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य तथा राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य क्या बन जाएंगे? संघीय लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे। सभी सदस्य नए राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक। तो सभी क्या बन जाएंगे? सभी नए जो संघ के, कुछ संघ के बन जाएंगे, कुछ राज्य के बन जाएंगे। संघीय ऑब्लिक राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे। ठीक। क्या हुआ इसमें? देख लिया, अनुच्छेद 378 में ये कहा गया तो भारतीय डोमिनियन के लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे और राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य नए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे। ठीक, ये याद रखिएगा। तो भारतीय डोमिनियन के जो लोग थे वो लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य बन जाएंगे और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य थे वो नए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे। ठीक, सभी नए राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बन जाएंगे। क्लियर? कोई डाउट हो पूछिएगा। अब नोट करके लिखिए, भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 3 अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अखिल भारतीय लोक सेवाओं का उल्लेख है। ठीक, कितनी? 3। अब कौन कौन सी? नंबर 1 भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आईएएस कहते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईएएस कहते हैं। दूसरी लिखिए, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, इसे आईपीएस आता है। तीसरी लिखिए, भारतीय न्यायिक सेवा, ये उस समय की बात चल रही है। भारतीय न्यायिक सेवा, इसे कहते हैं आईजेएस, इंडियन जस्टिस सर्विस।
तो अनुच्छेद 378 में यह बताया गया था भारतीय डोमिनियन के जो सदस्य थे वो लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य क्या करेंगे, जो भारतीय डोमिनियन के सदस्य थे वो लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य बन जाएंगे, और जो राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य थे वे नए राज्य लोक सेवा आयोग के सभी सदस्य बन जाएंगे। फिर अनुच्छेद 378 तो क्लियर हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं नोट करके, कितनी भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं भारत में, 3 प्रकार की चल रही हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी? आपकी भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस। फिर है तीसरी है भारतीय न्यायिक सेवा, इंडियन जस्टिस सर्विस। ये 3 प्रकार की सेवाओं का उल्लेख किया गया था। ठीक, फिर आगे लिखिए गठन करके एक नोट और डालिए। ठीक है, अगला नोट करके लिखिए। इसमें क्या है कि भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हुआ था। जो तीसरी जो थी, देखिए पहली भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, दूसरी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, और भारतीय न्यायिक सेवा तीसरी आईजेएस। लेकिन यहाँ पे लिखिए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हुआ था। भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हुआ था। ठीक, भारतीय सेवा न्यायिक का गठन नहीं हुआ था, भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हुआ था। वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवाएं, वर्तमान समय में कौन कौन है देख लीजिए। वर्तमान समय में पहले लिखिए आईएएस, आईपीएस। ये तो 2 पहले चल रही थी, लेकिन भारतीय न्यायिक सेवा की जगह पर इसमें आईएफएस हो गया, इंडियन फॉरेन सर्विस। इंडियन फॉरेन सर्विस हो गई। ठीक है, भारतीय वन सेवा लिख लीजिए यहाँ पर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। ये वर्तमान में चल रही है, जिसे आईएफएस कहते हैं। ठीक है, उन्नीस सौ छियासठ में इसका गठन किया गया था आईएफएस का। 1966 में गठन हुआ आईएफएस का। ठीक, लेकिन इसमें एक तथ्य ये है, 1966 में गठन तो किया गया, हालांकि इसका भारतीय वन सेवा का उल्लेख नहीं है। 1966 में भारतीय वन सेवा का गठन किया गया, भारतीय वन सेवा का उल्लेख नहीं है, लेकिन उल्लेख नहीं है। ठीक, उल्लेख नहीं है, गठन तो कर दिया गया था लेकिन इसका उल्लेख नहीं है, इसका उल्लेख नहीं है। ठीक, ये क्लियर हुआ। भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हुआ था, जिसमें 3 प्रकार की सेवाएं थी अखिल भारतीय। वर्तमान समय में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। भारतीय वन सेवा 1966 में इसका गठन हुआ था, लेकिन उल्लेख इसका नहीं था, गठन कर दिया गया था। ठीक, अब अगला देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं एक तरफ लिख लीजिए, एक तरफ केंद्रीय सेवाएं। ठीक, नोट करके लिखिए अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। ठीक, अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। ठीक, अब इसमें देखिए अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाओं में क्या है, इसकी भर्ती यूपीएससी करता है, इसकी भर्ती कौन करेगा, यूपीएससी। इसकी भी भर्ती यूपीएससी करता है, इसकी भी यूपीएससी करता है, इसकी भी भर्ती यूपीएससी करता है। ये केंद्रीय सेवाओं के अंतर्गत आती है, ये अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत आती है। ठीक, इनमें देखिए डिफरेंस देख लीजिए क्या है। यह संघ व राज्य दोनों के लिए कार्य करता है, यह संघ राज्य दोनों के लिए काम करता है, लिए काम करता है। ठीक, कौन,
जो अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत जिसका गठन होता है वो क्या करता है, वो संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करता है, यूपीएससी। ठीक, अब इसमें क्या केंद्रीय सेवा में यह केवल केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं, यह सिर्फ केंद्र सरकार के लिए, यह सिर्फ केंद्र सरकार के लिए। ठीक, यह सिर्फ केंद्र सरकार के लिए। ठीक, फिर लास्ट है, इन पर राज्य सरकारों का आंशिक नियंत्रण होता है। इन पर राज्य सरकारों का आंशिक नियंत्रण होता है, आंशिक नियंत्रण होता है। ठीक, इन पर राज्य सरकारों का आंशिक नियंत्रण होता है अखिल भारतीय सेवाओं पर, लेकिन इनका राज्य सरकार के साथ कोई संबंध नहीं होता, इनका राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं होता, से कोई संबंध नहीं होता। ठीक, कोई संबंध नहीं होता। तो देख लीजिए फिर से, देखिए भारतीय न्यायिक सेवा का गठन नहीं हुआ था, जो इसमें तीसरी थी अखिल भारतीय सेवाएं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं हैं। ठीक, लेकिन पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस, तीसरी है भारतीय न्यायिक सेवा आईजेएस। लेकिन जो तीसरी थी भारतीय न्यायिक सेवा, इसका गठन नहीं हुआ था, इसका गठन नहीं हुआ, इसका गठन नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान समय में 3 प्रकार की सेवाएं अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस। 1966 में इसका गठन किया गया, किसकी जगह पर? आईजीएस की जगह पर। ठीक, लेकिन इसका उल्लेख कहीं भी नहीं था। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती हैं, केंद्रीय सेवाएं क्या होती हैं? अखिल भारतीय सेवाओं की भी भर्ती यूपीएससी करता है, केंद्रीय सेवाओं की भी यूपीएससी करता है। यह संघ और राज्य दोनों के लिए काम करता है। ठीक, जो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, लेकिन केंद्रीय सेवाएं होती हैं, यह सिर्फ केंद्र सरकार के लिए काम करती हैं। अंतिम है, इन पर राज्य सरकारों का आंशिक नियंत्रण होता है और इनका राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं होता है। तो ये आपकी अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाओं के संबंध में बात हुई। 315, इसमें क्या है? अनुच्छेद 315 में इसमें क्या है? जैसे संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। इसमें है संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग तथा राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग का होता है। संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होता है। लोक सेवा आयोग होगा या होता है, इसमें इसका वर्णन है। ठीक, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा अनुच्छेद 315 में, अनुच्छेद 315 में। क्लियर? अनुच्छेद 315 में संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है। 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करें तो संसद द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है। लेकिन लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या संविधान में उल्लेख नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के राज्यपाल करता है और संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करता है। ठीक, अगर लिखना चाहो तो 315 में ये भी लिख सकते हो कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है। ठीक है, इसमें लिखिए, इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है, लेकिन उसके लिए कंडीशन संयुक्त लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। अब संयुक्त लोक सेवा आयोग का उल्लेख का मतलब क्या है कि इसमें केंद्र सरकार, 2 या 2 से अधिक राज्य के विधानमंडल, ठीक, इसमें लिख लो, इंपॉर्टेंट है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल दो या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करें, इस संदर्भ में प्रस्ताव पारित करें तब
तब संसद द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन हो सकता है। संयुक्त लोक सेवा आयोग का संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, किया जा सकता है, किया जाता है, आयोग का गठन किया जाता है। ठीक, किया जाता है, ये हो गया। जो इसमें क्या है, अनुच्छेद 315 पहली बात है संघ लोक सेवा आयोग के लिए, संघ के लिए संघ लोक सेवा, राज्य के लिए राज्य लोक सेवा, एक बात। दूसरी बात, इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग, इसमें लिखिए, अंडरलाइन करिए, इसमें संयुक्त सेवा लोक सेवा आयोग का भी उल्लेख है। क्या है इसमें, दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल अगर प्रस्ताव पारित करते हैं, तब संसद द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है, तब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या, सदस्यों का निर्धारण नहीं होता है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, इसमें सदस्यों संविधान में उल्लेखित नहीं है सदस्यों की संख्या। ठीक है, तो संघ के लिए कौन करेगा, सदस्यों की संख्या संघ में करता है, संघ के लिए राष्ट्रपति और राज्य के लिए राज्यपाल। ये क्या करते हैं, संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य संख्या का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा और राज्य लोक सेवा आयोग के की सदस्य संख्या का निर्धारण राज्यपाल, तथा संयुक्त के लिए अगर बात करेंगे तो राष्ट्रपति करेगा। यहां भी ये भी लिख लीजिए, संघ के लिए और तथा संयुक्त के लिए, संयुक्त के लिए। ठीक, ये हो गया, ये दोनों राष्ट्रपति करेंगे और राज्य के लिए राज्यपाल करेंगे, राज्य लोक सेवा, ये हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इनकी अयोग्यता की।